तो देखिए इसका 5वां क्वेश्चन, 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, मतलब 3 वस्तुएं खराब हैं। ठीक है, 10 में से 3 खराब हैं तो 7 सही हैं। और इस 10 में से 4 वस्तुओं का चयन करना है। अब हमें नहीं पता कि वो वस्तुएं 4 कौन सी हैं। ठीक है, वो सही भी हो सकती हैं, वो खराब भी हो सकती हैं। और त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को x मानना है। x किसे मानना है? त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को, इसको x मानना है। प्रयोग करना है 4 वस्तुओं के चयन का। ठीक है, 4 वस्तुओं का चयन करना है, 4 बार प्रयोग करना है और उस प्रयोग के अंदर हमें त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को देखना है कि कितनी आएंगी। हो सकता है चारों त्रुटि, मतलब एक त्रुटिपूर्ण हो सकता है, 2 त्रुटि, इस तरीके से 1 त्रुटिपूर्ण, 2 त्रुटिपूर्ण, 3 त्रुटिपूर्ण, इस तरीके से। तो हमें निम्नलिखित के मान, ये 4 मान हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले तो अपने जो भी दिया हुआ पहले अपने उसको लिख लें। कि सबसे पहले तो अपने लिख लेते हैं कि सही वस्तुएं सही तो 7 है और त्रुटिपूर्ण 3 है और कुल कितनी है? 10 है। सही वाले को अपने R मान लेते हैं, त्रुटिपूर्ण वाले को अपने W मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना राइट रॉन्ग। 4 वस्तुओं का चयन करना है, यहां लिख लेते हैं प्रयोग। प्रयोग है 4 वस्तुओं के चयन का, 4 वस्तुओं का चयन। ठीक है, और यादृच्छिक चर x। यह है त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या। ठीक है, अब देखो हमें x के मान देखने क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पहले अपने परिणामों की बात कर लें, मतलब संभावनाएं। पहले तो अपने देखेंगे संभावनाएं कौन कौन सी बन सकती हैं। संभावनाएं, तो संभावना तो ये भी बन सकती है कि हमें जो 4 वस्तुएं चुननी हैं, हमें जो 4 वस्तुएं चुननी है, हो सकता है कि वो चारों की चारों सही हो। पहली संभावना कि चारों वस्तुएं सही हो, मतलब त्रुटिपूर्ण हो ही ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु त्रुटिपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये संभावना हो सकती है। और कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? हो सकता है कि 4 में से कोई एक त्रुटिपूर्ण हो। 4 में से कोई एक त्रुटिपूर्ण, हमें नहीं पता कि वो कौन सी, लेकिन 4 में से कोई भी एक हो सकता है कि पहली ही त्रुटिपूर्ण हो सकता है दूसरे नंबर वाली त्रुटिपूर्ण हो सकता है तीसरे नंबर वाली, या हो सकता है कि चौथे नंबर वाली। कि 4 में से कोई एक खराब निकल जाए, हो सकता है ऐसा भी। हो सकता है कि कोई भी खराब ना निकले और हो सकता है कि कोई एक खराब निकल जाए। और इसी तरीके से 4 में से कोई 2 त्रुटिपूर्ण हो, यह भी हो सकता है। कि हो सकता है कि त्रुटिपूर्ण हो ही ना हो सकता है कोई एक खराब हो सकता है कोई 2 खराब हो। और हो सकता है कि 4 में से कोई 3 त्रुटिपूर्ण हो। 4 में से कोई 3 त्रुटिपूर्ण हो। क्या 5वीं संभावना हो सकती है कि 4 में से चारों त्रुटिपूर्ण? क्या ये संभावना हो सकती है 4 में से चारों त्रुटिपूर्ण? तो ये संभावना नहीं हो सकती। ये संभावना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या टोटल कितनी है? 3 है। अधिकतम 3 ही वस्तुएं खराब हो सकती हैं। इसलिए अब आगे लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने ही केस बनेंगे। तो अब देखना, ये जो फर्स्ट केस है, ठीक है, अब मैं नंबर से लिखूंगा इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस में मैंने क्या लिखा कि चारों वस्तुएं सही। इसका मतलब पहली वस्तु सही, दूसरी वस्तु सही,
तीसरी वस्तु सही, चौथी वस्तु सही। ये पहला केस, ठीक है, पहला। अब दूसरा, 4 में से कोई एक त्रुटिपूर्ण, तो हो सकता है कि पहली खराब हो, बाकी 3 सही। हो सकता है दूसरी खराब हो, बाकी 3 सही। हो सकता है तीसरी खराब हो, बाकी 3 सही। हो सकता है चौथी खराब हो। इस 4 में से कोई एक, ठीक है, ये 4-4 का ग्रुप है, 4-4 का ग्रुप है, और इन चारों में से कोई एक खराब, तो वो पहले नंबर की भी खराब हो सकती है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, कोई भी एक नंबर की खराब हो सकती है। तो यहाँ पर 4 संभावनाएं और बन गई एक संभावना के अंदर ही। नंबर 3, ठीक है, ये हो गया। 4 में से कोई 2 खराब हो, कोई 2। अब यहाँ देखना, 4 में से कोई 2 खराब, तो हो सकता है कि शुरुआत की 2 खराब हो सकता है लास्ट की 2 खराब हो सकता है बीच वाली 2 खराब हो सकता है साइड वाली 2 खराब हो सकता है एक खराब एक सही हो, इस तरीके से। तो टोटल बनेंगे कितने, 6 केस, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। केस कितने बनेंगे इसका भी एक तरीका है, संचय के अंदर हमने किया था 11वीं कक्षा में, NCR वाला सूत्र, उस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो कि जैसे करें कि 4 में से कोई 2, तो आप 4C2 से केसों की संख्या निकाल सकते हो कि कितने केस बन सकते हैं, ठीक है। और अभी ये तो चलो ठीक है कि 4 में से 2 के लिए 6 परिणाम है, इनको लिख सकते हैं आसानी से, कम ही है, ज़्यादा हो तो उसके लिए अपने डायरेक्ट एक सूत्र है, उस सूत्र से अपने को पता लग सकता है। चलिए, ये तो हुआ नंबर 3 इसके लिए। अब इस चौथे के लिए, 4 में से कोई 3 खराब, नंबर 4, कोई 3 खराब, तो हो सकता है कि शुरू की 3 खराब ठीक है, हो सकता है लास्ट की 3 खराब हो सकता है इस तरीके से और हो सकता है इस तरीके से हो। इसको अपने सही से याद रख सकते हैं कि हो सकता है पहली सही हो जाए, हो सकता है दूसरी सही हो जाए, हो सकता है तीसरी सही हो, और हो सकता है चौथी सही हो, ठीक है। इस तरीके से याद करना, इजीली हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने संभावनाएं बना ली सबकी अलग अलग, ठीक है। पहले केस से कि चारों सही, ये चारों सही है, चारों आ रहा, राइट राइट राइट, चारों सही पहली। दूसरे में लिखा था कि 4 में से कोई एक खराब, तो कोई एक खराब करनी है, तो वो पहले नंबर की खराब, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, इस तरीके से कोई एक खराब हो सकती है। तो इसके 4 केस और बन गए। फिर था कि 4 में से कोई 2 खराब, तो शुरुआत की 2 खराब हो सकती हैं, लास्ट की 2 खराब हो सकती हैं, बीच की 2 खराब हो सकती है, साइड वाली 2 खराब हो सकती हैं, एक खराब एक सही हो सकती है। तो उसके लिए हमने टोटल कितने केस बना दिए, 6 केस बना दिए। और लास्ट केस था कि 4 में से कोई 3 खराब, कोई 3 खराब, तो शुरू की 3 खराब, या लास्ट की 3 खराब, या बीच में से कोई एक खराब, इस तरीके से। तो अब अपने को इनके लिए x के मान लिखने हैं, अपने को क्या करना है, x के मान। तो अब देखना है x के मान कैसे आएंगे, यहीं अपने कोशिश करते हैं इनको लिखने की। इस केस के लिए x का मान क्या आएगा, x है क्या, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या है। तो इस केस में कितनी वस्तुएं खराब है, सारी सही हैं, कोई भी खराब नहीं है ना। तो इस केस में x का मान 0 है। इस केस में x का मान, इस केस में x का मान, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या 1 है, एक ही खराब है ना, यहाँ भी एक खराब है, यहाँ भी एक खराब है, यहाँ भी एक खराब है, यहाँ एक खराब है, तो x का मान 1। इस केस में x का मान 2 आएगा, क्योंकि 2 खराब है हर जगह। और इस केस में x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से ये x के मान हो गए। और अब हमें क्या करना है, इन सब के लिए प्रायिकताओं के मान लिखने हैं, ठीक है। इन सब के लिए अपने को क्या करना है, प्रायिकताओं के मान। तो वो देखिए अब अपने कैसे लिखेंगे। अब अपने को इस ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका काम तो हो गया अपना। हाँ, बस ये ध्यान रखना, ये 7 और 3 वो वहां से अपने देख लेंगे खराब कितनी है, सही कितनी है। कि प्रायिकता x बराबर 0 की, और इसमें क्या लिखा हुआ है, पहली सही, दूसरी सही, तीसरी सही और चौथी भी सही, ठीक है, चारों सही। और सही कितनी है, 7, ठीक है, 7 सही हैं, 3 खराब हैं, 10 में से 7 सही हैं।
तो पहली अगर सही हुई तो वो 7 में से निकल जाएगी, दूसरी सही हुई तो 6 में से, तीसरी सही हुई तो 5 में से। ठीक है, ऊपर नीचे एक एक कम करते जाएंगे सीक्वेंस के अंदर इसी तरीके से। ये पहले के लिए रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसका काम हो जाएगा। अब अपने को इसके लिए लिखना है, और इसमें मैंने आपको बोला था कि सबका रिजल्ट एक जैसे ही आएगा। एक मान निकाल लेना, ठीक है, एक मान निकाल लेना, बाकी मान लिखने की जरूरत नहीं है, 4 से गुणा कर देना डायरेक्ट। तो देखो कैसे, पी एक्स बराबर 1, मैं 4 का गुणा पहले ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सबका उत्तर एक जैसा ही आएगा। तो मैं सिर्फ ये पहला मान निकालूंगा, ये पहला मान। तो ये कह रहा है कि पहली खराब, तो पहली अगर खराब हुई तो खराब कितनी है, 3 है ना, तो 3 में से वो कोई भी हो सकती है, तो 3/10। अब तीनों सही हैं, तीनों सही कितनी है, 7 है। तो पहली, ये पहले नंबर की सही तो 7 में से निकल जाएगी, अगली भी सही हुई तो 6 में से, फिर सही तो 5 में से, और 4 से गुणा कर दिया, बाकियों का मान इसमें इंक्लूड हो चुका है। अब इसके लिए लिख लेते हैं, तो इसके लिए 6 आ जाएगा गुणा में। ठीक है, टोटल 6 केस है ना, तो सबका रिजल्ट एक जैसे ही आएगा, सिर्फ एक मान निकाल लेना, बाकी अपने पास आएंगे। पहली 2 खराब, तो पहली खराब हुई तो 3 में से निकलेगी, दूसरी भी खराब हुई तो 2 में से। ठीक है, क्योंकि एक खराब गेंद तो यहाँ निकल ही चुकी है, तो इसलिए 2 खराब गेंदें बच गई तो 2 में से, और टोटल एक कम होता ही रहेगा हर बार, क्योंकि 4 गेंदें निकालने तो हर बार एक एक कम तो होता ही रहेगा। बटा में हमेशा 10, 9, 8, 7 ही चलेगा। अब दोनों सही हैं, दोनों सही, तो सही 7 है स्टार्टिंग में, और यहाँ आ जाएगा कितना, 8, और फिर एक सही और है तो 6, और बटा में 7। इसके लिए भी लिख लिया। अब लास्ट इसके लिए लिखना है, 4 मान है ना, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 3 खराब और 1 सही, 3 खराब 1 सही। खराब कितनी है, 3 ही है, तीनों ही खराब होनी चाहिए। पहली खराब निकलेगी तो 3 में से, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 खराब गेंदें हैं, टोटल गेंदें 10 हैं। अब अगली भी खराब हो तो 2 में से, फिर अगली भी खराब हो तो जो 1 बच गई वो भी निकल गई, और अब वो सही वाली गेंद, सही 7 है इस समय, इस तरीके से, सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा। अब अपने को इनको सोल्व करके और फिर इसकी एक सारणी बनानी है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, ये मान मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इसको अपने हल करें, तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9, बस। और हल एक ही हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। ये 7 भी तो कट ही रहा है, इसको भी काट ही दो। चलो, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर तो आ गया 1, नीचे कितना है यहाँ, 3 दूनी 6। ठीक है, पहले का उत्तर 1/6। अब इसका उत्तर देखना क्या आएगा, तो देखना 5 से ये कट गया 2, 2 से ये कट गया 3, 3 और ये 3 से ये 9 कट जाएगा, 4 से ये 8 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 आ गया, और बटा में ये 2 बचा सिर्फ, तो 2। अब इसके लिए तो 7 से ये 7 गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, चाहिए वो काट दो, एक ही बात है। 2 से काटा इसको, 2 पंजी 10। और क्या बचा कटने वाला, कुछ है क्या? 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौकी 8। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये और कट रहा है अभी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 2 आ गया, तो 10। ठीक है, 10, और इधर से ये 3/10। और अब ये लास्ट 7 और ये 2 कट ही गए, 2 चौकी 8, 4 से ये 4 गया, 3 से ये 9 गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1, और नीचे 10 तिया
30। और अब अपने को यहाँ लिखना है x और इधर लिखना है px। और x के मान थे 0, 1, 2 और 3। तो 0 के लिए उत्तर आया 1/6, 1 के लिए 1/2, 2 के लिए 3/10 और 3 के लिए 1/30। अब अपने को चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो इसका जोड़ करके देखो, अगर इसका जोड़ 1 आ गया तो ये सही है। देखो 1/6, 1/2, 3/10 और 1/30। तो 30 लघुत्तम ले लो, 6 5 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 3 तिया 9, 1। तो 24 और ये 6, 30, नीचे भी 30 है और बराबर में कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन अगर आप खुद अपने हिसाब से जैसे मर्जी आपको उसके लगे कर लेना, तो सारनी ये बनेगी। ठीक है, सारनी बनेगी। अब ये सारनी बनानी ज़रूरी थी क्योंकि ये जो बाकी के जो 3 पार्ट हैं, ये तीनों भी सारनी को देख के हल करने हैं अपने को। ठीक है, इस सारनी को देख के। देखो सेकंड के अंदर क्या बोल रहा है कि x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर। x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो यहाँ देख लो, x का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर। तो 1 से छोटा तो ये रहा और 1 के बराबर ये रहा। तो इन दोनों को लिखना है, इन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे। मतलब px बराबर 0 और px बराबर 1। इस तरीके से ये इसका मतलब है। क्या कह रहा है, 1 से छोटा और 1 के बराबर। तो 1 से छोटा तो ये ऊपर वाला 0 वाला हो जाएगा और 1 खुद ये वाला हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 1/6 और 1/2। वहाँ आप कर लेना 1/6। ठीक है, इसका मान है 1/6 और इसका मान है 1/2। तो 1/6 और 1/2 दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। फिर तीसरे में क्या बोल रहे हैं, x का मान 1 से छोटा। तो 1 से छोटा सिर्फ ऊपर वाला, ये ऊपर वाला मान। मतलब इसका कहने का मतलब है px बराबर 0। 1 से छोटा मतलब x बराबर 0 और x बराबर 0 का उत्तर कितना है 1/6। तो इसका उत्तर 1/6 आ गया। और लास्ट ये क्या कह रहे हैं, 0 और 2 के बीच में। तो 0 और 2 के बीच में ये एक ही तो बिंदु है और इसके सामने उत्तर कितना है 1/2। यहाँ लिखेंगे px बराबर 1 और इसका उत्तर कितना है 1/2। ठीक है, 0 और 2 के बीच में ये एक ही है और इसकी प्रायिकता कितनी है 1/2। तो अपने को प्रायिकता लिखनी है लास्ट में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए इस तरीके से। और अब अपने करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक पासे को 2 बार उछालना है, टोटल 36 परिणाम आएंगे और उनमें से दोनों उछालों में, कि पहली उछाल और दूसरी उछाल, दोनों उछालों में पूर्ण वर्गों को x मानना है। पूर्ण वर्गों को x मानते हुए हमें क्या करना है, प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो पासे को 2 बार उछालना है, कुल परिणाम 36। यहाँ लिखेंगे कि पासे को 2 बार उछालने पर, पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हम वो जानते हैं 6 × 6 की वो जो टेबल बनती है 36 परिणामों वाली, वो कुल परिणाम आ गए। ये प्रयोग हो गया। ठीक है, वो 36 परिणाम हम लिख लेंगे, वो प्रयोग हुआ एक। दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे x क्या चीज़ है, x मतलब यादृच्छिक चर जो है, x यादृच्छिक चर। कि दोनों उछालों में पूर्ण वर्गों की संख्या। ठीक है, रहेगा ये संख्या से रिलेटेड। तो दोनों उछालों में पूर्ण वर्गों की संख्या। अब पूर्ण वर्ग होते कौन से हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 1, 4, 1 और 4। पासे के अंदर अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें से पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होंगी, जिनका वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाए। तो एक तो 1 है और एक कौन सी है, 4 है। ठीक है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पासे के अंदर 2 ही पूर्ण वर्ग होते हैं, 1 और 4। तो दोनों उछालों में क्या आना चाहिए, 1 या 4।
ठीक है, इसको x मानना है और फिर इसकी प्रायिकता बंटन को ज्ञात करना है। प्रयोग लिख लिया, परिणाम 36 आप लिख लेना। ठीक है, प्रयोग मैंने एक बार लिख दिया और परिणाम 36 मैंने यहाँ पर भी लिखे नहीं है, और फिर मैंने एक x का मान लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि x का मान यहाँ पर किस तरीके से मैं परिभाषित करूँगा कि मेरे सामने अब कितनी संभावनाएं, ठीक है, हमें संभावनाएं लिखनी होती हैं कि कौन कौन सी संभावना मेरे पास आ सकती हैं। तो एक संभावना तो ये हो सकती है कि जब मैंने पासे को 2 बार उछाला तो हो सकता है कि दोनों ही बार पूर्ण वर्ग आया ही ना हो, कि इसने तो बोला है इसने तो अपने लिए बोल दिया कि दोनों उछालों में पूर्ण वर्गों की संख्या वो x है, लेकिन अपने को तो संभावनाओं की बात करनी है कि मुझे पासे को मुझे फेंकना है, मुझे 2 बार पासा फेंकना है। तो हो सकता है कि जब मैंने 2 बार पासा फेंका हो तो हर बार 2, 3, 5 और 6 इन्हीं में से कोई अंक आया हो, कि न तो 1 आया और न ही 4 आया, ऐसा हो सकता है। मतलब इसको अपने ऐसे लिखेंगे कि जैसे 2 उछालें, कितनी उछालें हैं, 2 उछालें, प्रयोग होगा 2 बार। ठीक है, पासे को कितनी बार उछालना है, 2 बार उछालना है, 2 बार प्रयोग होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 2 उछालों में से, ठीक है, 2 उछालों में, ठीक है, 2 उछालों में किसी भी 2 उछालों में अगर अपने बात करें तो लिखेंगे कि किसी भी उछाल में पूर्ण वर्ग न आना। ऐसा हो सकता है कि जब मैंने पहली बार पासा फेंका तो मान लो 2, 3, 5 और 6 में से कोई एक अंक आ गया, और अगली बार जब पासा फेंका तो फिर से 2, 3, 5, 6 में से कोई एक अंक आ गया, कि मान लो कि पहली बार भी 1 और 4 जो है वो नहीं आया, और दूसरी बार भी 1 और जो 4 है उनमें से कुछ भी नहीं आया, न तो 1 आया न ही 4 आया। ठीक है, कोई भी, तो किसी भी उछाल में पूर्ण वर्ग न आना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और एक इसमें हो सकती है कि दोनों में से किसी एक उछाल में, पूर्ण वर्ग का आना, यह भी तो हो सकता है। किसी एक उछाल में पूर्ण वर्ग आ गया हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक उछाल में पूर्ण वर्ग आ गया हो, ऐसा हो सकता है। और इसी तरीके से एक केस इसमें बनेगा कि दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग का आना, दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग का आना। और हो सकता है कि दोनों बार ही पूर्ण वर्ग आया हो। ठीक है, हो सकता है कि दोनों बार ही पूर्ण वर्ग आया हो, कि चाहे तो 1 आ गया हो चाहे 4 आ गया हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है कि पूर्ण वर्ग आ गया। कि अपने को 2 बार पासा उछालना था और पूर्ण वर्गों की संख्या को नोट करना था, तो मेरे पास संभावना ये बन सकती थी कि हो सकता है कि पूर्ण वर्ग आए ही ना, और हो सकता है कि दोनों में से किसी एक उछाल में पूर्ण वर्ग आ जाए, और हो सकता है कि दोनों ही उछालों में पूर्ण वर्ग आ जाए। तो ये 3 संभावनाएं हमारे लिए बनेंगी। अब देखो इसको आगे कैसे लिखेंगे। तो इस संभावना के लिए x का मान बता सकते हो कितना आएगा। पूर्ण वर्ग किसी भी उछाल में अगर पूर्ण वर्ग ना आया तो इसका मतलब x का मान 0 है। इसका मतलब x का मान क्या है, 0 है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2, 3, 5 और 6 अंक आया है हर बार, दोनों उछालों में 2, 3, 5 और 6 अंक आया। ठीक है, कि किसी भी उछाल में पूर्ण वर्ग नहीं आया। पूर्ण वर्गों की संख्या जो है, ठीक है, पूर्ण वर्गों की संख्या जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। और मैं बोल रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग आया ही नहीं, तो जब पूर्ण वर्ग आया ही नहीं तो x का मान कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि x क्या चीज़ है, पूर्ण वर्गों की संख्या, और यहाँ पर लिखा है पूर्ण वर्ग नहीं आया तो x का मान 0। इस केस में एक उछाल में पूर्ण वर्ग आया है, एक उछाल में पूर्ण वर्ग आया, 2 उछालें थी, एक उछाल में पूर्ण वर्ग आ गया, तो इसका मतलब x का मान 1 है। इस केस के लिए x का मान जो है वो कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, इसमें बोला कि किसी एक उछाल में, यहाँ बोला है किसी एक उछाल में, तो हो सकता है पहली उछाल में ही आ गया हो और हो सकता है दूसरी उछाल में आया हो। यहाँ पे खुद इसके 2 केस बनेंगे, बात कर लेंगे उसके अपने। और तीसरे में दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग आया, पहली बार में भी पूर्ण वर्ग आ गया और दूसरी बार में भी पूर्ण वर्ग आ गया, दोनों बार पूर्ण वर्ग आया है,
तो इसका मतलब यहाँ पर x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अपने को इनके लिए प्रायिकता लिखनी है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता लिखनी पड़ेगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता। तो अब पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता को अपने किस प्रकार से लिखेंगे वो अपने को देखना है। परिणाम कितने बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे। अब उसके आधार पे अपने को सोचना पड़ेगा। तो देखो कैसे, पहले 0 के लिए क्या कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं आया किसी भी उछाल में, मतलब जब आपने पहली बार पासा फेंका तो इसमें से कोई एक अंक आया, और दूसरी बार पासा फेंका तो फिर से इसमें से कोई एक अंक आया। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं आया तो पहली बार पासा फेंका तो इन चारों में से कोई एक अंक आया, और दूसरी बार पासा फेंका तो फिर इन चारों में से कोई एक अंक आ गया। तो इसका मतलब ये कितने अंक है, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4/6, और ये भी कितनी है, 4, तो 4/6 मतलब 2/3 2/3 2/3 2/3, तो उत्तर कितना आ गया, 4/9। ये पहले के लिए हुआ रिजल्ट। और फिर मैं लिख लेता हूँ x बराबर 2 के लिए। ठीक है, पहले 2 के लिए, इसके लिए लिख लिया। अब मैं इसके लिए लिख रहा हूँ जब x का मान 2 है। तो ये कह रहा है कि दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग आया है, दोनों उछालों में। मतलब जब मैंने पहली बार पासा फेंका तो मेरे पास अंक जो है वो या तो 1 आया या 4 आया, और जब मैंने अगली बार फिर पासा फेंका तो फिर से अंक जो है वो या तो 1 आया या 4 आया। कोमा का मतलब या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बोला था। इसको हटा दो भैया। क्या कह रहे हैं कि दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग आया, पहली उछाल में भी पूर्ण वर्ग आ गया मतलब 1 और 4 में से कोई एक अंक आ गया, और दूसरी उछाल में भी पूर्ण वर्ग आ गया मतलब 1 और 4 में से कोई एक अंक आ गया। तो यहाँ पर 2 केस हैं, यहाँ पर 2 केस हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6, और यहाँ पर भी 2 केस हैं तो 2/6, तो 1/3 1/3 कितना आ गया, 1/9 1/9। और अब ये बच गया अपना बीच वाला केस, बीच वाला केस। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। किसी एक उछाल में मान लो आपने पहली बार पासा फेंका तो 2 3 5 6 आया। मान लो पहली बार पासा फेंका तो 2 3 5 6 आया, तो यहाँ पर आ, ठीक है। और दूसरी बार पासा फेंका तो 1 4 आ गया, दूसरी बार पासा फेंका तो कितना आ गया, 1 4 क्योंकि इसने बोला कि किसी एक उछाल में पूर्ण वर्ग आया है, तो यहाँ तो पहली उछाल में आया होगा या दूसरी उछाल में आया होगा, किसी एक उछाल में आया है। तो मैंने मान लिया कि दूसरी उछाल में आ गया, और या फिर पहली उछाल में 1 और 4 आया हो, 1 और 4 में से कोई एक अंक आया हो, और फिर दूसरी उछाल में ना आया हो। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये बीच वाले केस का मतलब। किसने बोला कि किसी एक उछाल में पूर्ण वर्ग आया है, तो हो सकता है कि दूसरी उछाल में आ गया हो, या ये हो सकता है कि पहली उछाल में आ गया हो। ठीक है, या तो ये वाले केस बनेंगे या वो वाले केस बनेंगे। तो बीच में या लग गया तो प्लस लगा के लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ। तो ये 1 2 3 4 केस है ना, ये 4, तो 4/6 गुणा, और ये कितने केस हैं, 2 केस हैं, तो 2/6। फिर ये या लगा हुआ है तो प्लस लगा लेंगे। ये कितने केस हैं, 2, तो 2/6, और ये कितने केस हैं, 4, तो 4/6। इसको सोल्व कर लेंगे और प्रायिकता निकाल लेंगे अपनी। तो 2 से ये काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/9, उधर भी 2/9 ही आएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है Px बराबर 1, ठीक है, ये आएगा 4/9। टोटल करके देख लेना, 4/9। और अब अपने को बनानी इसकी प्रायिकता बंटन सारणी। तो सिंपल सी सारणी बनेगी, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ Px लिखेंगे। x का मान 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, ये x के मान है 0 1 और 2। 0 के लिए उत्तर 4/9 है, तो 4/9। 1 के लिए भी 4/9 है, तो 4/9, और 2 के लिए 1/9। इनका जोड़ करके देख लेना, 1 आएगा। इनका जोड़ कितना आएगा, 1। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और अब अपने इसमें एक क्वेश्चन और बचता है, जो कि 7वां क्वेश्चन। इसका आप खुद करके देखना हो। सफ़ेद गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाना है, 4 गेंदों का चयन करना है। कोशिश करना, अगर ना हुआ तो बताना। और अब अपने इसका एक कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 8वां, जिसमें द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पासों के जोड़ों को
पासों के जोड़ों का मतलब हमारे पास 2 पासे हैं इस बार, ठीक है, 2 पासे हमारे पास 2 पासे हैं और इन जोड़ों को 3 बार उछालना है, ठीक है। इस जोड़े को कितनी बार उछालना है? 3 बार उछालना है, 3 बार उछालना है। मतलब हर बार 36 36 36 परिणाम आएंगे। पहली बार उछालोगे 36 परिणाम, अगली बार उछालोगे फिर 36 परिणाम और फिर अगली बार उछालोगे तो 36 परिणाम। समझ रहे हो? 3 बार 36 परिणाम मिलेंगे, 3 बार, क्योंकि 2 पासे हैं और हम जानते हैं जब 2 पासों को अपने एक बार उछालते हैं तब 36 परिणाम आते हैं। और यहाँ कितनी बार उछालना है? 3 बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। द्विकों की संख्या, द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ये यादृच्छिक चर दे रखा है आपको। द्विकों की संख्या, द्विक का मतलब देखिए, द्विक का मतलब होता है इस तरीके से 1 1 2 2 3 3, मतलब एक जैसे नंबर, ये द्विक हैं, ठीक है, ये द्विक हैं। तो द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पहली चीज़ मैं यहाँ पर नोट करा दूँ आपको, ध्यान देना कि पासों के जोड़ों को एक बार उछालने पर द्विक आने की प्रायिकता, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। मान लो मैंने पासे का जोड़ा एक ही बार उछाला, पासे के जोड़े का मतलब 2 पासे हैं, मैंने उनको एक बार उछाला और द्विक आने की प्रायिकता, तो द्विक मुझे पता है 1 2 3 4 5 6, 6 ही द्विक हैं। कितने द्विक हैं? 6। तो 6/36 मतलब 1/6, ये द्विक आने की प्रायिकता है अगर पासे के जोड़े को अपने एक बार उछालते हैं। और द्विक न आने की प्रायिकता, द्विक न आने की प्रायिकता, तो द्विक न आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6। इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें लास्ट में। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे x जो है वो है द्विकों की संख्या, द्विकों की संख्या। और प्रयोग जो है वो कितनी बार करना है? प्रयोग करना है हमें 3 बार, मतलब 3 बार हमें पासे को उछालना है। पासों के जोड़ों को कितनी बार उछालना है? 3 बार उछालना है। और हर बार द्विकों की संख्या देखनी है, हर बार क्या करना है? द्विकों की संख्या देखनी है। तो मेरे पास 2 पासे हैं, मैंने पहली बार उछाला, मान लो द्विक आया ही ना हो सकता है ऐसा, ठीक है, कि अपने को भी यहाँ पे संभावनाएं लिखनी है, संभावनाएं कि क्या क्या हो सकता है 3 उछालों में क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी भी उछाल में द्विक न आए, किसी भी उछाल में द्विक न आए, ठीक है, नंबर 1 हो सकता है। और हो सकता है कि 3 में से किसी एक उछाल में द्विक आए, ये भी हो सकता है। 3 में से किसी एक उछाल में द्विक आए, वो चाहे पहली उछाल में आ गया हो, चाहे वो दूसरी में आ गया हो, चाहे वो तीसरी उछाल में आ गया हो। ये भी हो सकता है कि 3 में से किन्हीं दो उछालों में द्विक आया हो, 3 में से किन्हीं 2 उछालों में क्या आया हो? द्विक आया हो। और हो सकता है तीनों में ही द्विक आया हो, ये भी तो हो सकता है कि हर बार इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आता गया। तीनों उछालों में द्विक आना, तीनों उछालों में द्विक आना, ठीक है। अब देखना, वापिस समझो कि 3 बार प्रयोग करना था, कि पहली बार हमने पासे के जोड़े फेंक दिए, द्विक नहीं आया, दूसरी बार फेंक दिए फिर द्विक नहीं आया, और तीसरी बार फिर फेंके तो द्विक नहीं आया। तो वो पहला केस कि किसी भी उछाल में द्विक ना आए, पहली उछाल में भी नहीं आए, दूसरी में भी नहीं आए, तीसरी में भी नहीं आए, हो सकता है। फिर दूसरा केस है कि 3 में से किसी एक उछाल में द्विक आ गया हो, और 3 बार फेंकना है, 2 पासे हैं, हर बार 3 बार फेंकना है, तो हो सकता है कि किसी एक उछाल में द्विक आ गया हो, किसी एक उछाल में, कि ये नंबर जो है, चाहे कोई भी नंबर इनमें से किसी एक उछाल में आ गया, चाहे वो पहली उछाल में आ गया हो, चाहे वो दूसरी उछाल में आ गया हो, चाहे वो तीसरी उछाल में आ गया हो। इसी प्रकार से 3 में से किन्हीं 2 उछालों में,
ठीक है। हो सकता है कि 3 में से किन्हीं 2 उछालों में द्विक आया हो, चाहे वो शुरू की 2 उछाल हो, चाहे वो लास्ट की 2 उछाल हो, चाहे वो पहली और तीसरी उछाल हो। और हो सकता है कि तीनों में ही द्विक आ गया हो, कि हर बार इन्हीं में से कोई नंबर आता गया हो। पहली बार पासे के जोड़े फेंके तो इनमें से कोई एक नंबर आ गया, अगली बार पासे का जोड़ा फेंका इनमें से फिर कोई एक नंबर आ गया, और फिर अगली बार पासा फेंका, पासों के जोड़ों को फेंका तो इनमें से कोई एक नंबर आ गया। तो अब अपने को इनके लिए x के मान लिखने हैं। जैसे इस केस की अगर बात करें तो इस केस के लिए x का मान कि किसी भी उछाल में द्विक ना आए तो x का मान 0, क्योंकि x क्या है, द्विकों की संख्या है। तो पहली उछाल में भी द्विक नहीं आया, दूसरी में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं है, तो x का मान 0 हो गया। इस केस के लिए x का मान 1 है, क्योंकि एक उछाल में द्विक आया है, एक उछाल में द्विक आ गया तो द्विकों की संख्या वहाँ पे 1 हो जाएगी, तो इसलिए x का मान 1। इस केस के लिए x का मान 2 हो जाएगा, और इस केस के लिए x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कि तीनों उछालों में क्या आया हो, द्विक आया हो। और अब अपने को इनके लिए लिखनी है प्रायिकताएं। तो देखिए प्रायिकता कैसे लिखेंगे। कि px बराबर 0। तो देखना किसी भी उछाल में द्विक नहीं आया, द्विक नहीं आया मतलब पहली उछाल में द्विक नहीं आया, तो द्विक नहीं आया, द्विक नहीं आया तो 5/6, 5/6 गुणा कितनी उछालें हैं, 3 उछालें हैं ना। तो ये कह रहे किसी भी उछाल में, पहली उछाल में भी नहीं आया, ये पहली उछाल में नहीं आया, ये दूसरी उछाल में द्विक नहीं आया, ये तीसरी उछाल में द्विक नहीं आया। ठीक है, ये पहले के लिए प्रायिकता हो गई। अब जैसे मुझे लिखना है x बराबर, इसके लिए बता देता हूँ 3 के लिए, ये जल्दी हो जाएगा। तीनों में द्विक आया हो, तीनों में द्विक आया हो, ठीक है, तीनों में द्विक आया हो, ये लो, इसका मतलब पहली उछाल में द्विक, इसका मतलब दूसरी में भी द्विक, ठीक है 2 उछालें, और इसका मतलब तीसरी में भी द्विक, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, 3 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रयोग 3 बार हुआ है। जितनी बार प्रयोग होगा ना उतनी बार गुणा में रिजल्ट आता है। ठीक है, कि प्रयोग 3 बार हुआ है तो 3 बार गुणा में संख्या बनेगी। ऐसे यहाँ पर भी 3 इस तरीके से। और अब ये जो बीच वाले जो दो केस हैं, अब इनकी बात करते हैं। तो px बराबर 1 के लिए, ठीक है, पहले अपने इस 1 के लिए, तो ये कह रहा है कि 3 में से किसी एक उछाल में द्विक आ गया हो। तो मान लो पहली में द्विक आ गया हो, पहली में, तो अगर पहली में द्विक आ गया तो 1/6। अच्छा, अगर पहली में द्विक आया है, अगर पहली में उछाल में द्विक आ गया हो तो इसका मतलब अगली 2 में द्विक नहीं आएगा। तो ये लो 5/6, 5/6। पहली में ये द्विक आ गया, अगली 2 में द्विक नहीं आया, पर ये जरूर थोड़ा था कि द्विक पहली उछाल में ही आएगा। हो सकता है कि द्विक दूसरी उछाल में आया हो, तो इसलिए प्लस लगा गए इस तरीके से, और 1 और आ जाएगा इसमें। तीन में से किसी एक उछाल में, तो इस केस का मतलब है पहली उछाल में द्विक आया है, इस केस का मतलब है दूसरी उछाल में द्विक आया है, और उस केस का मतलब है तीसरी उछाल में द्विक आया है। जब पहली उछाल में द्विक आएगा उस समय बाकी जो 2 उछालें हैं उसमें द्विक नहीं आएगा, तो द्विक न आने की प्रायिकता लिखनी है। इस केस में अगर दूसरी उछाल में द्विक आ रहा है तो पहली और तीसरी में द्विक नहीं आएगा, तो दूसरी उछाल में तो द्विक आने की प्रायिकता आ जाएगी, और पहली और तीसरी में द्विक न आने की प्रायिकता, और इसी प्रकार से वो लास्ट वाला केस हो गया। और अब अपने को इसके लिए लिखना है x बराबर 2 के लिए। 3 में से किन्हीं 2 में द्विक आया है, 2 उछालों में द्विक, तो हो सकता है शुरू की 2 में आ गया हो। अगर शुरू के 2 उछालों में द्विक आएगा ना तो 1/6, 1/6। इसका मतलब शुरू की 2 उछालों में द्विक और तीसरी उछाल में द्विक नहीं। लेकिन हो सकता था कि द्विक लास्ट की 2 उछालों में आया हो। इसका मतलब द्विक लास्ट की 2 उछालों में आया है, तो लास्ट की 2 उछालों में द्विक आने की प्रायिकता और पहली उछाल में द्विक न आने की प्रायिकता। और हो सकता है पहली और तीसरी में द्विक आया हो, इस तरीके से। और अब अपने को इनको सोल्व करके और फिर इसका रिजल्ट जो भी बनेगा वो लिखना है। तो पहले का तो आ गया 125 ऊपर 216 नीचे, इसका आ जाएगा 1 ऊपर 216 नीचे, और इसका 25/216, 25/216, 25/216, 75/216। ठीक है, इसके लिए जो रिजल्ट बनेगा कितना बनेगा, 75/216।
और इसके लिए 5 5 5, इसके लिए बनेगा 15/216। और ये अपना आंसर सही है या नहीं है, तो इसकी जांच कैसे होती है, इन सब का जोड़ कर लो। इन चारों का जो जोड़ है अगर वो 1 बन गया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो देखो 125 और 75, 200 200 और ये 15, 215 और एक ये रहा 216। तो 216 और बटा में भी इनके 216 ही, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस आपको इसको सारणी के रूप में लिखना है।